नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द डायरेक्ट हिट। आज संविधान फिर हिट हुआ, लेकिन दूर तमिलनाडु में। कल तमिलनाडु विधानसभा में हंगामा हुआ और एक राजनीतिक तूफान खड़ा हुआ जब राज्यपाल आर.एन. रवि ने अपना लिखा भाषण पढ़ना चाहा। विरोध होने पर वे सदन छोड़कर चले गए। राजभवन तमाम सफाई दे रहा है, लेकिन सवाल है कि क्या गवर्नर संविधान और चुनी हुई सरकार से ऊपर है? मंगलवार को तमिलनाडु विधानसभा में उस वक्त जोरदार राजनीतिक ड्रामा देखने को मिला जब राज्यपाल आर.एन. रवि ने सदन से वॉकआउट कर दिया और परंपरागत अभिभाषण नहीं पढ़ा। राज्यपाल ने आरोप लगाया कि विधानसभा में राष्ट्रगान का अपमान किया गया। राज्यपाल के इस कदम पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने कहा कि आर.एन. रवि ने विधानसभा का अपमान किया है। उनका व्यवहार 100 साल पुरानी तमिलनाडु विधानसभा की गरिमा के खिलाफ है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि अन्नादुरई और कलैग्नार एम करुणानिधि ने अपने मुख्यमंत्री काल के दौरान कभी राज्यपाल पद का अपमान नहीं किया। स्टालिन ने कहा कि हमने हमेशा राज्यपाल पद का सम्मान किया है, लेकिन मौजूदा राज्यपाल का रवैया और उनका बार-बार ऐसा व्यवहार बेहद दुखद है। तमिलनाडु की विधानसभा करोड़ों तमिलों की भावना का प्रतिबिंब है। स्टालिन ने राज्यपाल पर आरोप लगाया कि वे सार्वजनिक मंचों पर राज्य सरकार के खिलाफ दुर्भावनापूर्ण प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा इस बात को स्वीकार नहीं कर सकती कि राज्यपाल बिना सरकार द्वारा तैयार अभिभाषण पढ़े और सदन के बाहर चले जाए। राज्य में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी पिछले कई वर्षों से तमिलनाडु में अपनी सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए वे हर दांव आजमा रही है। यह तीसरी बार है जब राज्यपाल ने विधानसभा से वॉकआउट किया। वर्ष 2024 और 2025 में भी उन्होंने अभिभाषण नहीं दिया था। पिछले साल भी राष्ट्रगान को लेकर विवाद के बाद उन्होंने सदन छोड़ दिया था। भारतीय संविधान ने इस मुद्दे पर कोई स्पष्टता नहीं छोड़ी है। अनुच्छेद 176 के तहत यह स्पष्ट रूप में कहा गया है कि विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल वह अभिभाषण पढ़ते हैं जो मंत्री पद की सलाह पर दी जाती है, तैयार किया जाता है। यह भाषण राज्यपाल की व्यक्तिगत विचार नहीं, बल्कि निर्वाचित सरकार की नीतियों और प्राथमिकताओं का संवैधानिक दस्तावेज होता है। ऐसे में सवाल तो उठेगा ही कि क्या तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि संविधान के ऊपर है? क्या उन्हें यह अधिकार है कि वे सरकार द्वारा तैयार भाषण को अस्वीकार कर अपना लिखा भाषण पढ़ने की जिद करें? संवैधानिक व्यवस्था में इसका साफ जवाब नहीं है। बीजेपी शासित राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात या असम में राज्यपाल ने कभी भी सरकार के भाषणों को ठुकराकर अपना भाषण पढ़ा है, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। वह न राष्ट्रगान का विवाद खड़ा होता है, न माइक्रोफोन बंद होने का आरोप, न ही वॉकआउट की नौबत आती है। सवाल यह नहीं कि तमिलनाडु में क्या गलत हुआ। डीएमके और उसके समर्थक दलों का सवाल यह है कि क्या राज्यपाल पद के जरिए राज्य में बीजेपी राजनीति कर रही है? क्या आर.एन. रवि को राजनीतिक टकराव का औजार बनाया जा रहा है? राज्यपाल द्वारा बार-बार राष्ट्रगान के नाम पर टकराव खड़ा करना, जबकि संविधान में राष्ट्रगान के क्रम को लेकर कोई सख्त निर्देश नहीं है। तमिलनाडु में दशकों से पहले तमिल ताई वंशथु और फिर राष्ट्रगान की औपचारिकता होती आ रही है, लेकिन राष्ट्रगान की आड़ लेना राजनीतिक मंशा पर सवाल खड़ा करता है। सबसे गंभीर तथ्य यह है कि तीसरा लगातार वर्ष है जब राज्यपाल ने अभिभाषण नहीं पढ़ा। यदि एक बार को इसे मतभेद कहा जाए, तो बार-बार ऐसा बर्ताव इसे संवैधानिक को ताक पे रखने की श्रेणी में खड़ा कर देती है। राज्यपाल आर.एन. रवि ने तो विपक्ष के नेता है, नहीं केंद्र के प्रवक्ता। वे संविधान के संरक्षक है, जबकि राज्यपाल ही संविधान की भावना को कुछ चुनौती दे तो सवाल खड़े होते हैं। इस मामले में तमिलनाडु राज्य भवन ने 13 सूत्रीय बयान जारी करके सफाई दी है। बयान में आरोप लगाया है कि राज्यपाल को बोलने नहीं दिया गया, सामाजिक मुद्दों को भाषण में नजरअंदाज किया गया। राज्यपाल ने स्टालिन सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार द्वारा राज्यपाल को पढ़ने दिए गए भाषण में कई निराधार दावे और भ्रामक बयान शामिल है। जनता को परेशान करने वाले कई महत्वपूर्ण मुद्दों को नजरअंदाज किया गया है। राष्ट्रगान का एक बार फिर अपमान किया गया है और मौलिक संवैधानिक कर्तव्य की अवहेलना की गई है। यह बताना जरूरी है कि तमिलनाडु विधानसभा सत्र की
शुरुआत तमिल गान से होती है। गवर्नर ऑफिस के इस बयान में आरोप लगाया कि डीएम के सरकार का दावा है कि तमिलनाडु में 12 करोड़ रुपए से अधिक भारी निवेश हुआ है, वो सच के परे है और संभावित निवेशकों के साथ हुए कई समझौते केवल कागज पर ही रह गए हैं। वास्तविक निवेश प्राप्त करने वाला तमिलनाडु चौथा सबसे बड़ा राज्य था, आज 6वें स्थान पर बने रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। तमिलनाडु राजभवन ने आरोप लगाया कि महिलाओं की सुरक्षा के मामलों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है, जबकि यौन उत्पीड़न के मामले में भारी वृद्धि हुई है। 55% से अधिक पॉस्को मामले और 33% से अधिक महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के मामले सामने आए। बयान में यह भी कहा गया है कि दलितों के खिलाफ अत्याचार और दलित महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा तेजी से बढ़ रही है। इसे पूरी तरह से अनदेखा किया गया है। यदि हम इसी बात को सीरियसली ले तो उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ये ऐसे राज्य हैं जहाँ डबल इंजन की, ट्रिपल इंजन की सरकारें हैं और जहाँ सरकारी केंद्र सरकार द्वारा जारी किए आंकड़ों के अनुसार जहाँ महिलाओं पे, दलितों पे सबसे ज़्यादा अत्याचार होते हैं। क्या राज्यपाल के अभिभाषण में कभी इसका जिक्र रहा? सरकार अपनी उपलब्धियां गिनाते हैं। देश में लगातार कर्जा बढ़ता है, लेकिन इसका जिक्र कभी राष्ट्रपति के अभिभाषण में संसद में होता है क्या? राज्यपाल का अभिभाषण वही होता है जो मंत्रिमंडल उन्हें लिख के देता है और उन्हें वो पढ़ना होता है। लेकिन हर राज्यपाल यदि ऐसा सोचना लगे, तो फिर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश ऐसे कई राज्य हैं जहाँ राज्यपाल को पूरा भाषण ही ड्रॉप करना पड़ेगा। अक्सर हमने देखा कि संसद के जब सदन शुरू होता है तो राष्ट्रपति अ, दोनों सदनों को सही रूप से भाषण पढ़ते हैं या भाषण देते हैं, उद्बोधन करते हैं। वो मंत्रिमंडल द्वारा लिखा हुआ भाषण होता है और वो हमेशा मेरी सरकार या राज्यपाल भी मेरी सरकार कहते हैं क्योंकि वो अभिभावक है। ऐसे में उनका कहना है कि निवेश नहीं हुआ, सिर्फ एग्रीमेंट हुए हैं। यदि आर.एन. रवि को वाइब्रेंट गुजरात के आंकड़े देखे जाए, तो क्या कभी गुजरात के राज्यपाल ने वाइब्रेंट गुजरात की सच्चाई जनता के सामने लगाई? ये हर राज्य में होता है कि जब भी इन्वेस्टमेंट ड्राइव होता है या इन्वेस्टमेंट का मेला लगता है, कई एग्रीमेंट होते हैं, उसमें से ज़्यादातर 70% कागज़ पे नहीं उतरते। तमिलनाडु ही क्यों? और राज्यपाल को बोलने के लिए कई जगह हैं। विधानसभा का ये जो परंपरा है और जो संवैधानिक दायित्व है, उसमें ही ये गड़बड़ क्यों? यदि किसी विधानसभा में पुरानी परंपरा चल रही है जहाँ तमिल प्रदेश का गान पहले गाया जाता है और अ, उसके बाद राष्ट्रगीत गाया जाता है। तो इस क्रम को लेके संविधान ने जब कोई क्लियर कट गाइडलाइंस नहीं दी और ये परंपरा चल रही है, तो उस परंपरा के खिलाफ जाकर वॉकआउट करना ये क्या तमिलनाडु के जनता का अपमान नहीं है? क्या संविधान को हिट नहीं करता? उसके बाद स्टालिन जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया, अंग्रेजी भाषण रख के पटल पर ये कहा गया कि इसको पढ़ा हुआ माना जाए और वो जो उन्होंने किया वो वीडियो भी आप यहाँ देख सकते हैं। ஆளுநரின் செயல் என்பது நூற்றாண்டுகால மரபையும் நீண்ட பாரம்பரியத்தையும் கொண்ட இந்த மக்கள் சபையை அதன் மாட்சிமையை அவமதிக்கும் செயலாகும் என்றே நான் கருதுகிறேன். 10/4/2023 அன்று இதே பேரவையில் நான் ஆற்றிய உரையின் ஒரு பகுதியை நான் இங்கே நினைவு கூற விரும்புகிறேன். ஆட்டுக்கு தாடியும் நாட்டுக்கு ஆளுநர் பதவியும் தேவையில்லை என்று பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் கூறிய போதிலும், அதை முத்தமிழறிஞர் தலைவர் கலைஞர் அவர்கள் வழிமொழிந்த போதிலும், அந்த பதவி இருக்கும் வரை அதற்குரிய மரியாதையை கொடுக்க அவர்கள் முதலமைச்சர்களாக இருந்த நேரத்தில் தவறியதில்லை. அவர்களது வழியை பின்பற்றி நானும் அதிலிருந்து இம்மி அளவும் விலகியதில்லை. இந்த அரசும் தவறியதில்லை என்று அன்றைக்கு நான் எடுத்துரைத்தேன். அந்த கொள்கையொட்டியே நான் ஆளுநர் அவர்கள் உரை நிகழ்த்த வேண்டும் என்று நடவடிக்கை எடுக்க ஆணையிட்டேன். எனினும் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் ஏற்கனவே நடந்து கொண்டது போலவே மீண்டும் இன்று செயல்பட்டிருப்பது மிகவும் வருத்தத்திற்குரியது. தமிழ்நாடு சட்டமன்றம் 8.5 கோடி தமிழ் மக்களுடைய உணர்வுகளை பிரதிபலிக்கின்ற மாமன்றம். ஆளுநர் என்பவர் மாநில நலனில் அக்கறை கொண்டவராக
மக்கள் மேம்பாட்டில் ஆர்வம் கொண்டவராக, உண்மையை பேசுபவராக இருக்க வேண்டும். மக்களுடைய பேராதரவோடு பெரும்பான்மையோடு வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைந்துள்ள அரசு எடுக்கின்ற முடிவுகளுக்கு ஒத்துழைப்பு கூடியவராக இருக்க வேண்டும். அதைத்தான் அரசமைப்பு சட்டமும் அந்த பதவி வகுப்பிடம் இருந்து எதிர்பார்க்கிறது. ஆனால் நம்முடைய ஆளுநர் அவர்கள் அதற்கு மாறாக செயல்படுகிறார். மாநில நிர்வாகத்தை முடக்கவும், பொது மேடைகளில் அரசியல் பேசியும் அவதூறு பரப்பி வருகிறார். அது அவர் சொந்த விருப்பம் என்று கருதலாம். எனினும் அத்தகைய ஒரு முயற்சியை இங்கும் செய்ய அவர் முனைவது ஏற்புடையது அல்ல. நூற்றாண்டு விழா கொண்டாடி சீரும் சிறப்போடு இயங்குகின்ற பேரவையின் புகழ் மங்கிடாத வகையில் பாதுகாத்து வந்த சான்றோர்களின் வழித்தடத்தினை பின்பற்ற வேண்டிய கடமை நமக்கு உள்ளது. வரலாற்று பெருமை கொண்ட பேரவையின் மாண்பினை பாதுகாக்க வேண்டிய முதல் பொறுப்பு எனக்கு உள்ள காரணத்தால் கீழ்காணும் தீர்மானத்தை மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களின் இசைவோடு சட்டமன்ற பேரவை விதி 17 தளர்த்தி முன்மொழிந்திட அனுமதி கோருகிறேன். அனுமதி அளிக்கப்படுகிறது. நன்றி. தீர்மானம். ஏற்கனவே உள்ள நடைமுறைகளை பின்பற்றி தமிழ்நாடு அரசால் தயாரித்து அனுப்பி வைக்கப்பட்ட ஆளுநர் உரையை பேரவையில் படிக்காமல் மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்கள் சென்று வருவதை இப்பேரவை ஏற்கவில்லை. மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்ட சட்டமன்ற உறுப்பினர்கள் மேசையில் உள்ள கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட ஆளுநர் உரையின் ஆங்கில மொழியாக்கம் இங்கே மாண்புமிகு ஆளுநர் அவர்களால் படிக்கப்பட்டதாக இப்பேரவை கருதுகிறது. அவ்வாறே அவை குறிப்பில் நடவடிக்கை குறிப்புகள் இடம்பெறலாம். மேலும் மரபு வழி நிகழ்வுகள் மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்களால் படிக்கப்பெறவுள்ள ஆளுநர் உரை தமிழாக்கம் மற்றும் நான் முன்மொழிகின்ற தீர்மானம், அதன் முடிவு ஆகியவை மட்டும் பேரவை நடவடிக்கை குறிப்பில் இடம்பெறலாம் எனும் தீர்மானத்தை நான் மொழிகிறேன். இந்த தீர்மானத்தை அனைத்து உறுப்பினர்களும் ஒருமனதாக நிறைவேற்றி தர வேண்டி அமைகிறேன். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்களின் தீர்மானம் பேரவையின் முடிவுக்கு விடப்படுகிறது. ஏற்போர் ஆம் என்க, மறுப்போர் இல்லை என்க. மறுப்போரே இல்லை என்று கருதுகிறேன். மறுப்போரே இல்லை. தீர்மானம் ஒருமனதாக நிறைவேறியது. இன்று சட்டமன்ற உறுப்பினர்களின் கணினியில் பதிவேற்றம் செய்யப்பட்ட ஆளுநர் உரையின் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழில் அச்சிடப்பட்ட பகுதிகள் மட்டுமே அவை குறிப்பில் இடம்பெறும். வேறு எவையும் அவை குறிப்பில் இடம்பெறாது என்பதையும், அதுபோல் பத்திரிகைகளும் ஊடகங்களும் பேரவைத் தலைவர்களே, இந்த சட்டமன்றத்தை மாண்பை காத்து இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றி தந்த மாண்புமிகு உறுப்பினர் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ஆண்டுதோறும் அரசின் சார்பில் உரை தயாரித்து அனுப்புவதும் அதனை முறையாக வாசிக்காமல் ஆளுநர் முரண்டு பிடிப்பதும் தொடர்ந்து வருவது நல்லதல்ல. ஆளுநர்கள் மாநில அரசுகள் இடைஞ்சலாக இருந்து இப்படி செயல்படுவது இங்கு மட்டுமல்ல, பல்வேறு மாநிலங்களிலும் நடந்து வருகிறது. जो स्टैलिन ने बोला है तमिल में है, लेकिन जो तमिल दर्शक है वो समझ पाएंगे। उसके बाद विपक्ष ने भी इस पर जमकर, बाकी राजनीतिक दलों ने भी इस पे बहुत अवहेलना की है तमिलनाडु के राज्यपाल की। तमिलनाडु के राज्यपाल आर्यन रवि के विधानसभा भाषण दिए बिना बाहर निकलने का विवाद बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के सांसद मणिकंठ टैगोर ने इसे लोकतांत्रिक संस्थाओं का अपमान बताया। वहीं मुख्यमंत्री स्टालिन ने राज्यपाल की आलोचना की है। तमिलनाडु के गवर्नर आर्यन रवि ने असेंबली में अपना पारंपरिक भाषण दिए बिना ही वो चले गए और इसके बाद मणिकंठ टैगोर ने कहा कि राज्य अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर होने की स्वीकृति नहीं करेगा। गवर्नर को संवैधानिक पद का दुरुपयोग करना बंद कर देना चाहिए। तमिलनाडु के गवर्नर रवि जी असेंबली के बाहर जाने के बाद सत्ताधार डीएमके सरकार द्वारा आरोप लगाए है। वहीं मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने परंपरा और नैतिकता का उल्लंघन करते हुए बाहर चले जाने के लिए गवर्नर की आलोचना की और अब बाद में प्रस्ताव पेश किया, जो आपने वीडियो देखा है, जिसमें कहा गया कि अंग्रेजी संस्करण को ही पढ़ा हुआ मान लिया जाए। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस के सांसद
टैगोर ने कहा कि गवर्नर रवि बार-बार भारत के संविधान का पालन करने से इनकार क्यों करते हैं? एक एक बार फिर उन्होंने ऐसा काम किया जो तमिलनाडु विधानसभा लोगों की लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई संस्था को कमज़ोर करता है और उसका अपमान करता है। टैगोर ने तमिल में एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि संविधान साफ है कि गवर्नर एक संवैधानिक प्रमुख होता है, ना कि कोई समांतर सत्ता। टैगोर ने सरकार के बचाव में कहा कि राज्यपाल की चुनी हुई राज्य सरकार की मदद और सलाह पर काम करना चाहिए। ये अनुच्छेद 163 कहता है। उन्होंने कहा कि निजी राय पढ़ना, विधानसभा के भाषण में चुनिंदा बदलाव करना या अनिश्चित काल के लिए मंजूरी रोकना संवैधानिक विवेक नहीं है, ये संवैधानिक अवज्ञा है। टैगोर ने कहा कि सदन का अनादर करना किसी पार्टी का अनादर करना नहीं है, एक लोकतंत्र और संघवाद का अनादर करना है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले एसआर बोम्मई अ, नवाब रेबिया साफ है कि राज्यपालों को निष्पक्षता, संयम और संवैधानिक नैतिकता के साथ काम करना चाहिए, न कि केंद्र के राजनीतिक एजेंट के रूप में। टैगोर ने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु अपने लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर होने को स्वीकार नहीं करेगा। ऐसी कई चीजें हैं कि जो अ, इस बात को रेखांकित करते हैं कि कहीं न कहीं इस चुनावी साल में फिर रवि ने वही किया जो पिछले 2 साल से लगातार 24 और 25 में भी उन्होंने किया। कभी राष्ट्रगान का नाम लेके, कभी माइक बंद करने के लेके। लेकिन अ, स्टालिन ने जब अपना प्रस्ताव पारित किया तब उन्होंने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया और राहुल के एमपी ने तो सर्वोच्च न्यायालय का एसआर बोम्मई वाला जो फेमस केस है, उस केस का रेफरेंस देते हुए फिर एक बार राज्यपाल की आईना दिखाने का प्रयास किया। लेकिन सवाल यही है कि जो विपक्ष शासित राज्य हैं, वहाँ राज्यपाल की स्थिति हमेशा विवादित रही है। चाहे बंगाल हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे महाराष्ट्र में तो मामला यहाँ तक पहुँचा कि महाराष्ट्र के मामले में सुप्रीम कोर्ट के पास राष्ट्रपति ने कुछ रेफरल दिए थे, सवाल पूछे थे कि क्या राज्यपाल के और राष्ट्रपति के क्या अधिकार है इसको लेकर। ये सारा मामला कहीं न कहीं अनैतिक दिखता है, असंवैधानिक दिखता है और ये स्टालिन के सरकार के खिलाफ नहीं, ये उस तमिलनाडु की करोड़ों जनता के सवाल हैं, जनता के आत्म सम्मान का सवाल है, जो उन्हें बार-बार अपमानित किया जाता है। सीधा संविधान हिट होता है, तमिलनाडु की जनता का आत्मसम्मान हिट होता है और संघीय ढाँचा राज्य और केंद्र का जो भारत में अपने संविधान ने एक बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनाया है, उसे हिट करते हुए नज़र आता है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा द न्यूज़ लॉन्चर।